Hello and welcome to Diya Online Science Academy. This is the fifth lecture of electric charges and field. And in this lecture, we will be going to study the electric flux and Gauss's law. So let us start with electric flux. So before starting electric flux, I'll have to inform you a new term that is called as area vector. Area vector. So you know about the area. When direction is given to some area, then that area will be treated as area vector. Now which direction should be given to an area if it wants to be called as area vector? So we will have to look at two types of areas. One would be a area of two-dimensional plane, and other would be a three-dimensional one, right? So suppose I am taking a rectangle which is placed horizontal और उसकी length and breadth है that is L and B. So you know that how much would be the area, length into breadth, ठीक है, that would be area. Now area vector would be perpendicular to this plane. Perpendicular ये भी हो सकता है, perpendicularly outward, perpendicularly inward भी हो सकता है, perpendicularly outward भी हो सकता है. So when it is area vector, it would be the perpendicularly outward. Now outward has also two directions. अब इसके नीचे से भी तो ऐसे निकल सकता है, right? ये भी तो हो सकता है. So both are correct. When you are dealing with a two-dimensional plane, two-dimensional area, right? So in that case, both the directions are correct. Generally, we take that the direction which is direction of the area vector is along the direction of electric field. सपोज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस केस में आप लोगों को अपवर्ड दे दी है, तो जनरली एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में ले ली जाती है, राइट? और अदरवाइज स्पेसिफिकली यू आर बीन सेड दैट उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो आप लोगों को उस टाइम पे वैसे लेना पड़ेगा. अदरवाइज बोथ द डायरेक्शंस आर करेक्ट. नाउ when we are dealing with a three-dimensional object, ये कुछ स्फीयर ले लिया, सो स्फीयर का सरफेस एरिया रहेगा, ये स्फीयर ले लिया, उसका सरफेस एरिया रहेगा. हाउ मच वुड इट बी? इट वुड बी इक्वल्स टू 4πr². ठीक है, जो शेप होगा उसके हिसाब से आप लोगों को ये फॉर्मूला तो आते होंगे. तो अब थ्री डायमेंशन के लिए सपोज आई एम टेकिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सरफेस. ये पूरा स्फीयर है ना, वो स्फीयर का यहां से एक छोटा सा पार्ट लिया, उधर का एरिया वेक्टर, यहां पर एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा. एरिया वेक्टर कैसे बताया? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. तो अब इस एरिया से तो मैं ऐसे आउटवर्ड दोनों शो कर सकती हूं. बट इन केस ऑफ थ्री डायमेंशनल ये हमेशा बाहर की तरफ ही निकलता हुआ, बराबर, इस एरिया से पूरा सरफेस जो क्लोज्ड है, एनक्लोज्ड सरफेस से बाहर की तरफ ही लेना रहेगा. सो 3D में एरिया वेक्टर विल हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. सपोज आई एम टेकिंग स्मॉल एरिया एलिमेंट ओवर हियर, then area vector would be like this, over here it would be like this, right? So these are the area vector, direction of the area vector. अब area vector की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी वो अभी आगे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है वो डिराइव करते हैं. So let us go back to our main phenomena of electric flux. So what exactly electric flux means? Electric flux means the number of field lines, number of electric field lines passing or crossing the perpendicular area, right? Number of field lines, number of electric field lines passing through the given area,
पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो फील्ड का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैं अपने हिसाब से करूंगी, जैसी मेरी टेंडेंसी होगी ड्रॉ करने की, हमेशा के लिए मेरा जैसा नेचर होगा उस हिसाब से मैं ड्रॉ करूंगी। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो दैट सपोज आई एम हैबिचुअल ऑफ ड्रॉइंग 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर Q चार्ज, तो 2Q के लिए मैं हमेशा 8 ड्रॉ करूंगी, करेक्ट। अगर कोई और है, कोई और बंदा Q चार्ज के लिए जस्ट 2 फील्ड लाइंस ड्रॉ करता है, तो वो 2Q चार्ज के लिए 8 फील्ड लाइंस ड्रॉ करेगा, राइट, ये रहेगा। बट थ्रू आउट वो चीज रहेगी, वो सेम रहेगी। व्हेन आई एम डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम, तो मैं हमेशा एक ही पैटर्न से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगी, कोई और बंदा होगा वो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेगा। दोनों अपने अपने हिसाब से करेक्ट है, राइट। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का कोई स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि ये फील्ड इतना फील्ड है मतलब उसमें से ऐसी इतनी है नंबर की फील्ड लाइंस होगी, बट थ्रू आउट द स्टडी वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, राइट। नाउ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस हिसाब से बढ़ेगी घटेगी ये देखते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके पास मैंने एक एरियाज वेक्टर जैसे कुछ एक प्लेन मैंने ले लिया, ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर लिया, यहां पर मैंने प्लेस कर दिया, ये कुछ ऐसे प्लेस किया, राइट। इतने से एरिया का है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली कवरिंग 3 फील्ड लाइंस, बराबर। इसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास होती हुई दिख रही है, कुछ अप्रोक्सीमेटली 3 दिख रही है। अब सपोज कि मैं ये जो पेपर है वो थोड़ा और बड़ा लेना चाहती हूं, आई हैव टेकन अ बिगर पीस ऑफ पेपर, ठीक है। तो अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। So as the area has got increased, the number of field lines passing through that area has also got increased. मतलब number of field lines is directly proportional to the area, ठीक है, वो इसके ऊपर से समझ में आया। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज के 5 न्यूटन पर कूलम को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली मैं यहां पर 10 न्यूटन पर कूलम को अगर इस जगह पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी चेंज कर देती हूं, देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वुड ऑब्वियसली वुड गेट इंक्रीज्ड, ठीक है। जो मैंने पहले 5 लाइंस ड्रॉ की उसके बदले अभी मुझे उतने ही एरिया में 10 लाइंस ड्रॉ करके शो करना पड़ेगा। See, the lines are getting closer, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ ये यूनिफॉर्म जैसे ऐसे बन गया, ठीक है। अब इतना ही एरिया, ये सेम पीस ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ओवर हियर, यहां पर रखा या तो यहां पर रखा, यहां पर रखा तब 3 लाइंस, यहां पर रखा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा हो गई। तो इसके ऊपर से पता चलता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया also increases if the electric field intensity increases, correct। तो यहां पर मैं लिखूंगी number of field lines is also proportional to electric field intensity, ठीक है। 2 चीजें आई। अब 2 चीजों के अलावा और कोई चीज रहती है जिससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो वेरी करेगी। सपोज दिस पीस ऑफ पेपर, इसको अभी मैंने ऐसे, मैंने यहां पर ये स्लैंटिंग थोड़ा सा क्रॉस में दिखा है, एक्चुअली इट इज लाइंग लाइक दिस, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द लाइंस, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। तो अगर मैं उसको इसके बदले ऐसे रख देती हूं, सेम ही साइज के पेपर को, बराबर हॉरिजॉन्टल रख दिया अगर, तो क्या होगा, तो उसमें से कोई फील्ड लाइन पास होगी क्या, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब उसमें से कोई भी पास नहीं होगी। थोड़ा सा स्लैंट कर लिया, ऐसे 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 मैं चेंज करते जाती हूँ उसको ओरिएंटेशन,
ओरिएंटेशन चेंज करने पर नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेम एरिया ऑफ द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग चेंज. दैट मीन्स उसके बीच का एंगल जो है, किन किन के बीच का, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल भी चेंज हुआ तो भी वो चेंज हो जाएगा. तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उनके बीच के एंगल के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा. तो मैं यहां पर लिखती हूं ओरिएंटेशन, एरिया ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड थीटा आर द वेरिएबल्स ऑन विच नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स डिपेंड. बराबर. अब उस नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स का तो हमने क्या नाम बताया, फ्लक्स. फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय phi. So I can write combinedly like this, phi is proportional to EA. अब थीटा को कैसे लिखूं, मैं डायरेक्टली थीटा लिख दूं. तो देखो यहां पर ये E है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी. A इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. एरिया वेक्टर बताया हमने, बराबर, एरिया वेक्टर है. एंड phi ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो ये तो नंबर हो गया, नंबर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये स्केलर क्वांटिटी आई. व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड एंड एज अ आंसर यू आर गेटिंग अ स्केलर क्वांटिटी, देन अ डॉट प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड. बराबर. स्टैंडर्ड 11th के अंदर वेक्टर्स चैप्टर के अंदर ये चीज हम देख चुके हैं. सो ये डॉट आया, उसी के अंदर ये थीटा जो है वो समाया हुआ है. डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, ई ए, डॉट निकालना हो तो कॉस थीटा अप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स एरिया वेक्टर का, अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस एरिया, ये प्लेन से कुछ ऐसे पास होता हुआ मुझे दिख रहा है E, एंड ए एरिया वेक्टर तो ऐसे परपेंडिकुलर ही रहेगा A. सो द थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A. अब E के दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, अलोंग द एरिया वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर. ठीक है ना, एक दिख रहा होगा आपको ऐसे और दूसरा दिख रहा होगा ऐसे. अब फ्लक्स जो है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो तो क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, पास होने वाला. ये वाला जो कंपोनेंट आया, ये तो कौन सा, जस्ट उसको उसके ऊपर से स्लाइड करके निकलने वाला हो गया, उसको टच करके ही जा रहा है, उसमें से क्रॉस होके, उसमें से पास होके नहीं जा रहा. सो वी कैन नॉट फोकस ऑन दिस कंपोनेंट. बराबर, ये हमारे काम का नहीं है, ई साइन थीटा. बट ये ई कॉस थीटा जो है, विच इज अलोंग द एरिया वेक्टर, वो काम का है. तो दीज आर द टू कंपोनेंट्स विच डिसाइड्स हाउ मेनी फील्ड लाइन्स वुड बी पासिंग थ्रू दैट एरिया. बराबर. सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसके ऊपर से आप लोगों को उसका यूनिट जो है वो भी अभी समझ में आ रहा होगा. यूनिट, E का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम. एंड व्हाट इज द यूनिट फॉर एरिया, मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट फॉर फ्लक्स. एक और भी उसका यूनिट है वेबर, WB. ठीक है. डायमेंशनल फॉर्मूला भी अगर देखना हो तो न्यूटन का आता है m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर L2 and Coulomb ka A1 T1. So the finally the dimensional formula for flux is M1 L3 T-3 A-1, right? So this is the dimensional formula for flux. चलो नोट डाउन कर लो. Now from the formula we can see when the flux associated with some area is maximum or when is it going to be minimum. So the formula for flux is EA cos theta. Now we know this formula. So when theta equals to 0, phi equals to
E A cos 0. Cos 0 is 1. So this is the maximum value of flux associated with the given area. अब इसके ऊपर से समझ में भी आता है कि जब कोई एक प्लेन ऐसे परपेंडिकुलरली रखा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो एरिया वेक्टर भी क्या हो गया, ऐसे ही होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कैसी है, ऐसी ही पास हो रही है, बराबर. सो द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. जितनी भी लाइन्स है वो सारी की सारी उसमें से पास होगी, उसका कोई कंपोनेंट नहीं निकलेगा, बराबर. कोई एक कंपोनेंट कहीं और से निकल गया ऐसे नहीं होगा. सो द एंटायर इंटेंसिटी इज एसोसिएटेड विद दिस प्लेन, गिवन प्लेन, ठीक है ना. इसलिए ये फाई जो है, फाई मैक्स मिलेगा उस केस के अंदर ई ए के जितना. ए कौन सा लेना होगा आपको, जो भी जिस भी शेप के लिए, जिस भी शेप का ये प्लेन दिया होगा, वो सपोज उसके लिए आपको स्फीयर दे दिया तो स्फीयर का एरिया ले लेना है. रेक्टेंगल दिया, स्क्वायर दिया तो उसका एरिया जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना है. सिमिलरली इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन phi will be equals to EA cos 90 and cos 90 is 0. That means फिर से हम लोग एक प्लेन कंसीडर कर लेते हैं. ये प्लेन कंसीडर किया, देन एंगल बिटवीन E एंड A इज 90. मतलब E जो है अगर एरिया वेक्टर ऐसे रहा, बराबर, परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे कुछ पास होती होगी, मतलब उसको टच होके जस्ट निकल गई, तो उसमें से क्रॉस कितनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 0. सो ऑब्वियसली द फ्लक्स वुड बी 0 इन दैट केस. ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो. Now we have seen the mathematical equation for finding out the flux associated with the given surface. अब उसके लिए एक लॉ भी है जिसके ऊपर से भी हम लोग फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट लॉ इज गिवन बाय गॉस. सो दैट लॉ इज कॉल्ड एज गॉस's लॉ. गॉस's लॉ. What does it state? सबसे पहले उसका स्टेटमेंट जो है वो देख लेते हैं. तो इट इज द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस. क्लोज्ड सरफेस दैट मीन्स हमेशा क्लोज सरफेस जब भी वर्ड आए तब आपको एक 3D कोई भी डायमेंशन वाली चीज जो है वो समझनी रहेगी. ठीक है, so net flux through a closed surface is 1 upon epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface. ये स्टेटमेंट हो गया. अभी इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर देखते हैं. नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू, सपोज दैट इज 5, कितना होगा 1 upon epsilon 0 टाइम्स 1 upon epsilon 0 टाइम्स ऑफ व्हाट, नेट चार्ज. सो सिग्मा क्यू और क्यू नेट आई कैन राइट 5 इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0. सो एक फॉर्मूला आ गया. ये पहला फॉर्मूला क्या देखा था, 5 इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा and the another one is sigma q by epsilon 0. सपोज फर्स्ट फॉर्मूला से ही काम चल जाता था तो हम लोग ये सेकेंड फॉर्मूला जो है उधर तक आने की जरूरत क्या थी, बराबर. तो दिस इज क्वाइट हेल्पफुल इन द केस व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उसके थ्रू आप लोगों को कोई एक सरफेस से कितना फ्लक्स जो है वो पास होता है वो अगर निकालना है, देन दिस वुड बी क्वाइट इजियर मेथड. ठीक है, अभी उसकी एप्लीकेशन जो है वो आगे हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो तब ये ज़्यादा जो है वो क्लियर होगा कि दोनों इक्वेशन के थ्रू हम चीज़ें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करना रहेगा तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा. ठीक है, नाउ ये हमने जो बताया क्लोज्ड सरफेस, ये जो क्लोज्ड सरफेस है उसका नाम है गॉसियन सरफेस.
द surface on which we can apply the Gauss's law is called as Gaussian surface. ठीक है, मतलब कोई एक चार्ज लिया तो उसके आजू बाजू ऐसे हम लोग इमेजिन करेंगे कोई एक पर्टिकुलर शेप का एक क्लोज्ड कोई सरफेस हम लोग अज्यूम करेंगे और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉसेस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे, देन दैट सरफेस वुड बी कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस. ठीक है, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं. सबसे पहले हम लोग ये फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0 एंड जो प्रीवियसली हम लोग लेके आए वो दोनों को हम लोग इक्वेट करके देखते हैं कि क्या उसी के ऊपर से ये जो फॉर्मूला है वो आता है. एक्चुअली देयर इज नो प्रूफ फॉर गॉसेस लॉ. ठीक है, बट हम लोग रिलेट करके वो दोनों चीजें जो है वो सेम ही है ऐसे दिखा सकते हैं. सो वी विल ट्राई टू डू दैट. फॉर दैट वी विल कंसीडर दैट देयर इज अ चार्ज, लेट अस से प्लस क्यू चार्ज, एंड अराउंड दैट अ सिमेट्रिक वन, जैसे कि ये सेंटर के ऊपर पड़ा हो वैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस जो है 3D क्लोज्ड सरफेस कंसीडर कर ली. ठीक है, अब ये 3D सरफेस है, क्लोज्ड है, सो आई कैन ट्रीट दैट एज अ गॉसियन सरफेस एंड आई कैन अप्लाई दिस इक्वेशन. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जो मैथमेटिकल इक्वेशन था उसके ऊपर फोकस करेंगे. सो ई ए कॉस थीटा करके कुछ मेरे पास इक्वेशन था. ठीक है, now I'll divide this surface into very small segments of dA area. ठीक है ना, पूरा जो स्फीयर है उसमें से छोटे टुकड़े मैंने समझ लिए कि ये dA एरिया से बना हुआ एक स्फीयर है, राइट. तो उनके साथ एसोसिएट होने वाला फ्लक्स जो है उसको मैं स्मॉल फ्लक्स नाम दे सकती हूँ. That small flux would be considered as d phi. बराबर, बड़ा पूरा फ्लक्स phi, छोटा सा फ्लक्स जो एक छोटे से सेगमेंट के साथ एसोसिएट होने वाला है वो d phi हो गया, राइट. ये d phi इक्वल्स टू e डॉट da. cos थीटा अगर मैं ना लिखूं तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया. नाउ ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज ऑब्वियस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वुड बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. यहां पर ये आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, बराबर. सेंटर के ऊपर है इसलिए ये रेडियली आउटवर्ड ही होगी. तो ये ई की डायरेक्शन आ गई एंड इसके लिए एरिया वेक्टर जो है वो भी सेम डायरेक्शन में आया. सो द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए इज, यू कैन सी दैट इट इज 0. ठीक है, सो cos 0 क्या हो जाएगा 1. तो अब मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज ये ई डी ए लिख सकती हूँ. वेक्टर निकाल दिया, वेक्टर निकाला तो cos लिखा एंड cos 0 लिखा, cos 0 इज 1. इतनी चीजें मैंने एक स्टेप से दूसरे स्टेप के अंदर की. नाउ हाउ मच वुड बी द टोटल फ्लक्स. सो टोटल फ्लक्स वुड बी इंटीग्रेशन डी फाई. ठीक है, what is this integration? Integration that means continuous summation. Summation आप अलग अलग ऐसे डिस्क्रीट भी कर सकते हैं या कभी ऐसे सिग्मा लिख के करते हैं. these are methods of discrete summation. ये जो मैंने किया ये क्या किया, कंटिन्यूअस, कि all the area vectors, all the small segments over the surface is lying adjacent to each other. तो कंटिन्यूअसली इसके बाजू में ये, इसके बाजू में ये, सब का एडिशन करना है ना, करेक्ट. तो ये कंटिन्यूअस एडिशन हो गया और पूरे के ऊपर क्लोज्डली हम लोग पूरा ही बंद हो जाएगा जब एडिशन करेंगे. तो ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये हो गया सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको. ठीक है, तो डी फाई की जगह पर हम लोग लिखेंगे ई डी ए. नाउ ई वुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट दिस सरफेस, बराबर ना, क्योंकि हमने इसको सेंटर के ऊपर कंसीडर किया है. सेंटर से ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, सब डिस्टेंस सेम है गॉसियन सरफेस पर. तो ई जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा एंड एरिया वेक्टर जो है
वो उसका इंटीग्रेशन बाकी रहेगा. सो ई, फिर ये आ गया 4 पाई. सपोज इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वेयर. एंड ऑल्सो इन प्लेस ऑफ ई आई कैन राइट के क्यू बाय आर स्क्वेयर. सो के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q by r square. How much is the charge that is inside, which is responsible for generating this electric field intensity, that is q. जितना भी टोटल चार्ज हो वो हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पर q है अपॉन r square. What is getting cancelled out? 4 pi r square. So the remaining thing is just q and epsilon 0. सेम चीज आ गई. फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0, फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0. इधर कोई और दूसरे चार्जेस होते तो हम लोग टोटल यहाँ पर लेते उतने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. ठीक है. सो बोथ द थिंग्स, मैथमेटिकल टर्म एज वेल एज दिस गॉसेस लॉ रिप्रेजेंट द सेम थिंग ओनली. इसको प्रूफ नहीं बोल सकते उसका, बट वो दोनों सेम ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं. ये हम लोगों ने शो किया. नाउ ऑब्जर्व वन थिंग. ये चीज जब हम लोग लेते थे, एट दैट टाइम यू हैव टू डील विद द एरिया, है ना. तो एरिया जब कोई यूनिफॉर्म शेप होगा, एट दैट टाइम इट वुड बी वेरी मच इजियर टू फाइंड आउट द एरिया, बराबर. बट अगर कोई मैंने इर्रेगुलर शेप दे दिया, तो इर्रेगुलर शेप में तो क्या हो जाएगा, वो एरिया फाइंड करने के लिए तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला तो रहेगा नहीं, तो एरिया कैसे फाइंड करना. तो ये डिफिकल्ट हो जाता है ये फॉर्मूला यूज करना उस टाइम पे. बट जस्ट आपको पता हो कि हाउ मच इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, जस्ट इतना ही पता हो कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला जो है फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0 ये अप्लाई किया तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा फ्लक्स के लिए, राइट. सो Gauss's law is quite helpful for finding out flux when the Gaussian surface, ये जो क्लोज सरफेस है, Gaussian surface is of irregular shape. ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, और इसी की वजह से हमारे पास एक इक्वेशन था, फिर भी हम लोग दूसरे इक्वेशन तक गए. ठीक है, चलो इतनी चीजें नोट डाउन कर लो. देन आफ्टर वी विल लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस गॉसियन सरफेस. Now let us look at the Gaussian surface's properties, how it should be. So characteristics of Gaussian surface. As we have already seen that Gaussian surface actually doesn't exist. कोई ऐसी होती नहीं है सरफेस के हमने ये स्फीयर बनाया, उसके अंदर चार्ज रखा है, वो हम लोगों ने सपोज की है. सो इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी थिंग. सेकेंडली, किसी को भी हम लोग गॉसियन सरफेस जो है वो बोल दे सकते हैं. तो गॉसियन सरफेस शुड बी, गॉसेस लॉ अगर अप्लाई करना है तो गॉसियन सरफेस शुड बी एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द चार्ज, और इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जो भी चार्ज होगा उसके अबाउट हमें सिमेट्रिकली कोई एक सरफेस जो है वो समझनी पड़ेगी, तब जाके ये गॉसेस लॉ जो है वो अप्लाई हो पाता है. तो गॉसियन सरफेस शुड बी, इट शुड बी symmetric, it should be symmetric about the charge distribution.
थर्ड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी अगर सिमेट्रिक हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता हुआ अगर नहीं हुआ तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही इजी हो जाती है। Elsewise also you can apply the Gauss's law, but the calculation becomes very tedious. कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा कि मैंने जो Q चार्ज है वो यहाँ पर रखा और गॉसियन सरफेस जो है वो मैंने ऐसे कंसीडर की। सो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्टेंस कम है, इधर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट है। So it is obvious that electric field over here, over here, over here, everywhere it would be different. तो अलग अलग होगा उस टाइम पे, फिर आप लोगों को जब सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा तो नहीं कर पाओगे। डिफरेंट जगह पर कितना फ्लक्स है वो ले लो, उसके बाद फिर आप लोग जो है वो गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो लंबा रास्ता हो गया। गॉसेस लॉ तो उल्टा शॉर्ट जो वे है वो हमें शो करता है, तो ये लेने का कोई मतलब है नहीं। तो अप्लाई तो हो सकता है बट the way would be tedious one, right? So E should be, I won't write must be, E should be uniform or symmetric, same, E should be same over the entire Gaussian surface. शुड भी लिखा, उसी के अंदर आ गया कि एल्सवाइज ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल, ठीक है। एल्सवाइज ऑल्सो गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल, राइट। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट के अंदर थीटा जो है, थीटा शुड ऑल्सो बी सेम ही चीज यहां पर भी आएगी कि थीटा भी सेम रहेगा तो भी कैलकुलेशन जो है वो इजी रहेगी। अदरवाइज कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज द गॉसियन सरफेस शुड नेवर कट एनी चार्ज। कि मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया, अब मैं गॉसियन सरफेस जो है ना वो इसी में से पास होती हुई कंसीडर करती हूँ। तो कोई ऑब्जेक्ट तो उसमें से पास हो सकता है बट गॉसियन सरफेस तो क्या है, इमेजिनरी थिंग है। तो यहाँ पर क्यों इमेजिन करना, यहाँ पर इमेजिन नहीं की जानी चाहिए, ये बताया हुआ है। तो गॉसियन सरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गॉसियन सरफेस शुड, और आई वुड राइट मस्ट, नेवर क्रॉस एनी चार्ज। किसी भी चार्ज में से वो पास नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सम्स जो है वो आएंगे जिसके अंदर कुछ आप लोगों को ऐसे दिया होगा कि कंसीडर दैट देयर इज अ क्यूब एंड ओवर वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस, ये एक वर्टेक्स उसका दे दिया, वेयर चार्ज क्यू इज रिसाइडिंग। देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब और वन ऑफ इट्स साइड, वन ऑफ इट्स फेस, कुछ भी फाइंड करने के लिए पूछा होगा। तो अब यहाँ पर ये जो क्यूब है उस क्यूब को हम लोग गॉसियन सरफेस नहीं कंसीडर कर सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज कटिंग द चार्ज में से कट होके वो पास हो रही है। तो इसके बदले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वी वुड कंसीडर दैट द सिमिलर क्यूब इज लाइंग बिहाइंड दिस, यहाँ पर नीचे होगा, फिर एक यहाँ पर साइड में कंसीडर कर लेंगे, फिर सेम अरेंजमेंट इसके ऊपर भी, ठीक है, सेम ही जैसे ब्लॉक्स बनाए वैसा ही इसके ऊपर भी होगा, वो कंसीडर किया, तब जाके हम लोग गॉसेस लॉ जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब ये चार्ज क्यू जो है वो किसी से कट नहीं हो रहा, और ये जो आउटर पूरा बना, ये पूरा जो बाहर से बना उसको हम लोग
गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इस टाइप के सम्स बहुत ज्यादा एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज के अंदर खूब सारे ऐसे सम्स आते हैं. सो इसको खास ध्यान में रखिए, ये वाला जो पॉइंट है उसको. चलो नोट डाउन कर लो. So here we come to the end of our lecture, and in the next lecture we will look at the application of Gauss's law.